सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, बिना शर्त भारतीय पायलट को रिहा करने को मजबूर पाकिस्तान। वाघा बॉर्डर के रास्ते विंग कमांडर अभिनंदन की स्वदेश वापसी आज। सेना ने दिए पाकिस्तानी झूठ के सबूत, कहा हमले का दुस्साहस करने पर मिलेगा करारा जवाब। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद ओआईसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के शानदार स्वागत की तैयारी। अबू धाबी में आज पूर्ण सत्र को करेंगी संबोधित। संगठन के इतिहास में पहली बार विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहा है भारत। जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथियों पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई। राज्य में जमात इस्लामी पर 5 साल के लिए लगाई पाबंदी। आतंकी संगठनों से संपर्क के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप। जम्मू कश्मीर में SC/ST को आरक्षण का फायदा देने के लिए अनुच्छेद 370 के प्रावधान में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता भी साफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी LOC के निवासियों की तरह मिलेगा विशेष आरक्षण। बिना आधार मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किश्त। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। चीनी मिलों को गन्ने के बकाया भुगतान के लिए रियायती दर पर 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। भारत के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय पहल के बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हुए कल प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि वो भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को आज रिहा कर देंगे। बुधवार को पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय क्षेत्र में हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जेट ने नाकाम कर दिया था। इस कार्रवाई में पाकिस्तान का एक विमान मार गिराया गया था और इसी दौरान भारत का एक MiG-21 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, वाघा बॉर्डर के रास्ते विंग कमांडर अभिनंदन की आज स्वदेश वापसी होनी है और पाकिस्तान बिना शर्त भारतीय पायलट को रिहा करने को मजबूर हुआ है। कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है यह भारत के लिए? देखिए, बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है प्रीति, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा पे आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने आतंकी जो ऐसे मोहम्मद के ठिकाने पर हमला किया, उसको नेस्तनाबूद किया, वैसे में भारत के प्रति जो एक कहें कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को भी एक नई ताकत मिली। दुनिया के सभी देशों ने आतंकवाद की भर्त्सना की उसके बाद, और भारत ने भी सभी देशों से संपर्क किया। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, उनके जितने एम्बेसडर हैं, उनके एम्बेसडरों को भी 2-2 बार बातचीत की गई। और कल सुबह विदेश सचिव ने खुद सारे जो P5 के एम्बेसडर हैं उन सब से मुलाकात किया और उनको पूरी स्थिति के बारे में समझाया। भारत का एक स्पष्ट कहना था कि इस मामले पे कोई समझौता नहीं है, विंग कमांडर को आपको तुरंत लौटाना होगा, क्योंकि विंग कमांडर का मामला पूरी तरह दूसरी तरीके से जुड़ा हुआ है। पुलवामा से उसका कोई संबंध नहीं है और न ही भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से उसका कोई संबंध है। जिनेवा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अगर किसी एक देश का कोई कॉम्बेटेंट किसी दूसरे देश में पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो उसके साथ सारे वो मानवीय व्यवहार किए जाएंगे और उसके बाद उसको अविलंब रिहा किया जाएगा। तो इसी बात पे भारत का जोर था और भारत ने परसों एक्टिंग हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान के हैं, उन्हें बुलाकर साफ साफ कह दिया था कि आप अविलंब उनको लौटाइए विंग कमांडर को। उसके बाद उन्हें डोजियर भी सौंपा गया था। उस डोजियर में जो जैश-ए मोहम्मद की जितनी गतिविधियां थी पुलवामा हमले में शामिल, जितने उनके सारे साजो सामान
सारे जो सबूत थे वो सारे पेश किए गए हैं, वो पाकिस्तान को दे दिया गया है, वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। तो इस सारे के बीच में मुझे लगता है कि P5 के जितने मेंबर हैं, उसके अलावा यहाँ तक कि जिसको कि पाकिस्तान OIC कहते हैं, OIC में भी सारे जो लोग थे, उन्होंने UAE के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने भी इमरान खान को फ़ोन किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी फ़ोन किया। तो इस तरह से पूरी जो दुनिया थी, पूरी दुनिया इस मामले में एकजुट हो गई और इसके बाद पाकिस्तान को मजबूर होकर विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा है। अभी आज तकरीबन दोपहर में वो आएंगे वाघा बॉर्डर पे, रावलपिंडी से उन्हें लाहौर लाया जाएगा और लाहौर से वो सड़क के रास्ते उनके आने की संभावना है वाघा बॉर्डर पे, जहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। पंजाब सरकार के भी प्रतिनिधि वहां मौजूद रह सकते हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री भी जा रही हैं वहां पे। तो निश्चित तौर पे एक भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है इस बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रीति की आतंकवाद के मामले में जो भारत का पुलवामा हमले से जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आज दोपहर विंग कमांडर अभिनंदन स्वदेश वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस जानकारी के लिए, लेकिन आगे भी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। एक और बड़ी खबर है, उस पर आपसे बात करेंगे। जो OIC की बैठक में सुषमा स्वराज शामिल हो रही है, इस पर आपसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच बता दें कि तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। वायुसेना का कहना है कि पाकिस्तान ने 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाने और F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर झूठ बोला है। सेना ने पाकिस्तान के F-16 विमान में ही इस्तेमाल होने वाली AMRAAM एयर टू एयर मिसाइल के टुकड़े और दूसरे सबूत मीडिया के सामने रखे हैं। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि तीनों सेनाएं पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों ने 27 फरवरी को हुए घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दी। On 27th February 2019 at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000 were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. IAF remains ever vigilant, ready, and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along
the line of control, and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift, and strong response by the Navy when needed. इस बीच रक्षा मामलों के जानकारों ने कहा है कि पाकिस्तान ने इनकार किया है कि उनका F-16 मारा गया। इसकी वजह यह है कि उनका अमेरिका से करार था कि ये इसका इस्तेमाल आक्रमण के लिए नहीं करेंगे। I am little amazed with the skill of the pilot, because this is an asymmetric warfare. You have a weapon which is much more potent, which is much more agile. Against that, I have a weapon whose thrust levels are not so high, whose G turning ratios are not so high. Yet still I'm able to engage and shoot it down. That's something extremely dedicated to the pilot who was flying it. Pakistan is actually denying that the F-16 went down because from the Americans when they purchased it, it was that it will not be used in an offensive role. और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तलखी के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। अब अमेरिका भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जैश और उसके सरगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा ताकि मिलने वाले पैसों और संसाधनों को बंद किया जा सके। अमेरिकी अधिकारी नाथन सेल्स ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ वैश्विक जगत से बड़ी कार्रवाई करने को कहा है। नाथन सेल्स ने कहा कि सभी देश जैश ए मोहम्मद को मिलने वाले पैसों और संसाधनों पर नजर रखें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हमें जैश के खिलाफ उन प्रयासों को बढ़ाना है जो कानून के दायरे में आते हैं। हम दूसरे देशों से भी अपील करते हैं कि वो इस संगठन और इसके नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी मदद करें। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके पुलवामा आतंकी हमले पर दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति एकजुटता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के दौरान आतंकवाद से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच सभी तरह के आतंकवाद को खत्म करने पर सहमति बनी। दोनों देश रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। पुतिन ने इस साल व्लादिवोस्तोक में होने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दोहराया है। इस बीच जापान और जर्मनी ने भी पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए सख्त कदम उठाए। जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास ने एक बयान में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अपने नापाक हरकतों को अंजाम ना दे सकें। वहीं जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो ने कहा कि उनका देश पाकिस्तान से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील करता है। वहीं पाकिस्तान के विरोध के बावजूद ओआईसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के शानदार स्वागत की तैयारी है। अबू धाबी में आज विदेश मंत्री संगठन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। संगठन के इतिहास में भारत पहली बार विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहा है। इस्लामी सहयोग संगठन यानी ओआईसी के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अबू धाबी पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर यूएई के विदेश मंत्री ने उनका शानदार स्वागत किया। सुषमा स्वराज 2 दिवसीय सम्मेलन के शुरुआती पूर्ण बैठक में शामिल होंगी। इस्लामी सहयोग संगठन 57 देशों का प्रभावशाली समूह है। और इसी पर बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने साफ किया था कि अगर भारत को इस मंच पर आमंत्रित किया जाता है तो पाकिस्तान इस बैठक में शामिल नहीं होगा, लेकिन इस्लामिक देशों के संगठन ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया और ओआईसी में विदेश मंत्री के शानदार स्वागत की तैयारी है। हम जानते हैं इस्लामिक देशों का बहुत बड़ा मंच है, कितनी संभावना है कि भारत इस दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखे और यह साफ करे कि भारत की लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंकवाद से है?
निश्चित तौर पे प्रीति, जो स्थितियां थी उस स्थितियों में लग रहा था कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा, और पाकिस्तान इस बात की पूरी कोशिश की भी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आमंत्रण मिला है, वो आमंत्रण रद्द कर दिया जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इतना भी कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इनवाइट करने के पहले यूएई के जो विदेश मंत्री हैं उनको हमसे बात करना चाहिए था, मतलब पाकिस्तान से उनको इजाज़त लेके उसके बाद सुषमा स्वराज को इनवाइट करना चाहिए था। लेकिन यूएई ने इस बात को, उनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन यूएई के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कल इमरान खान को फ़ोन किया था, उन्हें बताया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे दोस्त हैं, और उसके अलावा भारत के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, भारत के साथ हमारे बिजनेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, और उस पूरे इलाके में जो मध्य पूर्व का इलाका है, गल्फ़ का इलाका है, उस पूरे इलाके में भारत की उपस्थिति मानी जा रही है कि भारत की उपस्थिति होनी चाहिए। और इन सारी स्थितियों में भारत को जो निमंत्रण दिया गया है उस निमंत्रण को कभी से भी रद्द करने की कोई बात नहीं है, यहाँ तक कि वार्म वेलकम किया जाएगा। और इसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो वो खुद ही अलग थलग पड़ेंगे। लेकिन जो प्रीति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां जाकर आतंकवाद के खिलाफ जो अभी माहौल है, और इसके अलावा पिछले कई सालों से जो भारत पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकवाद से पीड़ित है, प्रभावित है, उन सारी बातों के बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज निश्चित तौर पर वहां बोलेंगी और समर्थन जुटाने की भी कोशिश करेंगी, क्योंकि बिल्कुल अखिलेश, और ये भारत साफ करेगा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ अब एक निर्णायक लड़ाई है, किसी देश के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी लड़ाई जारी रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच सीमा पर और देश में सुरक्षा हालात पर चर्चा की गई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 27 फरवरी को सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं कश्मीर में अलगाववाद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जमात इस्लामी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि जमात इस्लामी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के लिए खतरा है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में जमात इस्लामी के अलगाववादी और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होने की बात कही गई है। इसके अलावा इसे नफरत फैलाने के इरादे से काम करने वाला एक संगठन बताया गया है, जिसके बाद मंत्रालय ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से संगठन को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को विचार विमर्श करके आतंकवाद की परिभाषा तय करनी चाहिए। हैदराबाद में उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को आतंकवादी समूहों को अलग थलग करने के लिए एक कार्य योजना के साथ आगे आना चाहिए। This terrorism of any kind must be totally eliminated. It has no religion. It has no region. Terror has no color. Some people try to take shelter under religion and then try to attribute because of this religion, that religion and all. No religion sanctions terror. So terrorism should be eliminated. The entire world must come together and understand the pain of people who are being affected by terror and try to eliminate. That's why I've been saying from every platform that international United Nations organization should conclude the deliberations on what is the definition of terror. They have been discussing for years together. And then come out with action plan to isolate the forces of terror, our neighbor raiding, abetting, funding, training terrorism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवादी हमला करके देश के विकास को रोकना चाहते हैं। ऐसे समय देश को अस्थिर करने वाली ताकतों से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है।
प्रधानमंत्री ने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत देश के कई जगहों पर जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश जवानों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्वयंसेवकों से संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश नई नीति, नई रीति के साथ आगे बढ़ेगा। जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एकजुटता की ताकत को दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे सुरक्षा बलों के मनोबल पर आंच आए और दुश्मनों को हमारी ओर उंगली उठाने का मौका मिले। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बूथ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हर बूथ का कार्यकर्ता 10 परिवारों को पार्टी के साथ जोड़े, सरकार के कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाए और वोटर्स को बूथ तक लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आरक्षण की व्यवस्था में संशोधन किया गया है। साथ ही बिना आधार किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त भी किसानों को जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा चीनी मिलों को गन्ने के बकाया भुगतान के लिए रियायती दर पर 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर पर 2 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर में लागू होने के लिए संविधान संशोधन आदेश 2019 को मंजूरी दे दी। इसके तहत जम्मू कश्मीर की सरकारी सेवाओं में प्रमोशन में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिलेगा। साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी 10% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा राज्य में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वालों को जो विशेष आरक्षण दिया जाता है, उसका लाभ अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के संबंध में 2 प्रमुख निर्णय, एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 और 1954, ये ऑर्डर का वो पार्ट है जो रिजर्वेशंस के साथ डील करता है। आज मंत्रिपरिषद ने माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति के साथ उनको जम्मू और कश्मीर में लागू करने का निर्णय किया है। दूसरा, जो जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का, जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अतिरिक्त बैकवर्ड एरियाज को भी रिप्रेजेंटेशन था, तो आज उस एक्ट को अमेंड करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पर भी लागू करना, ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली 2,000 रुपए की दूसरी किश्त भी बिना आधार वेरिफिकेशन के दी जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए की पहली किश्त बिना आधार वेरिफिकेशन के दी गई थी। पहले फैसला लिया गया था कि दूसरी किश्त आधार वेरिफिकेशन के बाद ही दी जाएगी,
लेकिन इतने कम समय में ये संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सरकार ने इसे बिना आधार के देने का फैसला किया है। किसान सम्मान निधि में उन्होंने 24 तारीख को गोरखपुर में एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें 1 करोड़ किसानों को पहली किश्त दी गई थी, जो लगभग 2021 करोड़ रुपए की थी। 1 अप्रैल से इसके सेकंड किश्त को भी देना है, लेकिन ओरिजिनल कैबिनेट फैसले के मुताबिक उसकी आधार सीडिंग होनी जरूरी है। लेकिन जो सूचना आई कि इतने शॉर्ट टाइम में सबकी आधार सीडिंग नहीं हो सकती, तो आज कैबिनेट ने इसको एक अपवाद के रूप में फैसला किया है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 1 अप्रैल को देना है, उसके लिए आधार सीडिंग अनिवार्य नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोबाइल नंबर बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने से जुड़े अध्यादेश लाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया और उसके अधीनस्थ के विनिवेश के लिए एसपीवी की स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापट्टनम में नए रेलवे जोन को भी मंजूरी दी है। आगरा मेट्रो और कानपुर मेट्रो में दो कॉरिडोर बनेंगे। कानपुर मेट्रो को 5 साल में पूरा किया जाएगा। दिल्ली में एम्स को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रीडेवलपमेंट प्लान को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा के मनेठी में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी मिली है। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन अध्यादेश 2019 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जीवन योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम यानी पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना की संशोधित लागत को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में ऑनलाइन खबरों तक पहुंचने के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। वो तमिलनाडु में 2,995 करोड़ रुपए की विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा पार्क और परिवहन संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही कन्याकुमारी में 2,995 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के मदुरै रामनाथपुरम खंड के चौड़ीकरण, कन्याकुमारी जिले में NH 47 पर मार्टंडम और पार्वतीपुरम खंड के बीच एक पुल और NH 44 पर पानागुड़ी से कन्याकुमारी खंड के बीच सड़क के चौड़ीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से यात्रा समय में कमी आएगी और ईंधन की बचत होगी। स्थानीय लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मदुरै चेन्नई एगमोर तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का भी दौरा करेंगे, जहां वो विशाखापट्टनम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में धुले से पार्टी का लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वो आज महाराष्ट्र के धुले में रैली को भी संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान पहचान के दस्तावेज के रूप में अब मतदाता पर्ची का अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मतदाता पहचान पत्र समेत वैध 11 पहचान पत्रों में से मतदाता को किसी एक को मतदान केंद्र पर लेकर जाना होगा। आयोग ने 11 पहचान पत्रों वाली सूची जारी की है, जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, फोटो के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस का पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, RGI द्वारा इश्यू स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, पेंशन से जुड़े दस्तावेज फोटो के साथ, सांसद और विधायकों को जारी आधिकारिक कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं। चुनाव आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों पर संतुष्टि जताई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में CIC ने मतदान के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और VVPAT मशीनों की समय समय पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी की गई है, जिससे मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। इस बार के चुनाव में डिजिटल मीडिया पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर होगी।
सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हर जिले में मीडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप आगे विशेष में देख सकते हैं जेनेवा कन्वेंशन। नमस्कार।